वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 3 सॉल्व करने वाले हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित जो मॉडल पेपर है उसी का सेट 3 होगा। इससे पहले के 2 सेट हम सॉल्व कर चुके हैं और वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में दिखाई देगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण x² + 4x + b = 0 का विवेचक है। विवेचक कहने का मतलब d पूछा जा रहा है। d के लिए क्या प्राप्त करना होता है? पहले हमें a b c के बारे में पता होना चाहिए कि a कितना है, b कितना है और c कितना है। यहां से देखो कि अगर हम a की बात करें, a हमें 1 के बराबर दिया गया, b कितना है, b 4 के बराबर दिया गया, c कितना है, c b के बराबर दिया। हमें चाहिए d मतलब विवेचक। d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। अब यहां से समझो b² कहने का मतलब b के जगह पे 4 दिया गया, 4 का स्क्वायर कर लो, और -4ac कहने का मतलब 4 गुने a के जगह पे 1 है और b के जगह और c के जगह पे b है। ये कितना आ जाएगा? 4 × 16 और 16 - 4b आ जाएगा। अब देखो 16 - 4b कहां दिया गया? ये हमें दिया गया 16 - 4b विकल्प 1 में, मतलब 1 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि केंद्र O और त्रिज्या r वाले वृत्त में कोण AOB थीटा का है तो चाप AB की लंबाई बराबर है। अब आपको चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है फॉर्मूला? πr θ/180 होता है। अब चेक करो कि πr θ/180 कहां दिया गया है? यह हमको दिया गया है विकल्प 3 में। इसका मतलब 2 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां आपसे पूछा गया यदि बहुपद x² + ax + b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों तब a बराबर। अब देखो क्या कहा गया कि बराबर और विपरीत चिन्ह के हो, मतलब शून्यक बराबर हो और विपरीत चिन्ह के कब होगा? जब आपका यहां पे a 0 के इक्वल हो जाए, इसका मतलब x² और +b हो जाए, तो इसका मतलब इसके शून्यक बराबर हो जाएंगे और विपरीत चिन्ह के होंगे, मतलब एक प्लस में होंगे तो दूसरे माइनस में होंगे। तो ये कब होगा? तो इसके लिए कंडीशन ये है कि a आपका 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब 3 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। अब एक चीज समझो, क्या कहा गया कि शून्यक 0 और 5 है। अब शून्यक 0 और 5 है तो हमें क्या करना होता है? या तो आप यहां से डायरेक्ट फाइंड कर लो, नहीं तो डायरेक्ट यहां से फाइंड कर लो। हमें शून्यक पता है, एक शून्यक मान लो आपको अल्फा पता है 0 के बराबर और बीटा पता है 5 के बराबर। हम लोग क्या करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा? तो 0 + 5 = 5। इसके बाद आप अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। इसका मतलब 0 × 5 बराबर कितना? तो 0। हमें ये पता है फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का? x² - मूलों का योग गुने x प्लस मूलों का गुणनफल, यही होता है फॉर्मूला। अब इसमें पुट कर दो, यहां से x² माइनस मूलों का योग कहने का मतलब कितना है? मूलों का योग 5 है, तो यह आ जाएगा 5x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है? ये 0 है। तो इसको लिखे तो भी ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से आपको मिल गया x² - 5x, यही आपका सही आंसर होगा। तो x² - 5x कहां दिया गया? तो विकल्प 2 में दिया गया। यहां से विकल्प 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको निकालने का दूसरा तरीका भी था। कैसे? यहां से समझो कि हमें क्या पता है, 2 शून्यक पता है। इतना हमको जानकारी है कि अगर शून्यक का वैल्यू इसमें पुट करेंगे ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब चेक करके देख लेंगे, बारी बारी से 0 पुट करो तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 5 गुने 0 तो 0। अब आप 5 पुट करो, यहां से आपको आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25, और यहां पे 5 गुने 5 बराबर 25, और 25 माइनस 25 करने पे भी 0 आ जाएगा। आप चाहते तो विकल्प से भी क्वेश्चन को हल कर सकते थे। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा। हमें धातु का आयतन पूछा गया, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम धातु का आयतन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? πh इंटू r + r और इंटू r - r, यही फॉर्मूला होता है धातु के आयतन का। अगर कोई खोखला बेलन अगर दिया गया तो इसके आयतन का फॉर्मूला यही होता है। अब यहां पे समझो आप कि अब बोलोगे सर बड़ा आर क्या होगा? यहां से समझो बड़ा आर कहने का मतलब बड़ी त्रिज्या, और बड़ी त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर है।
इसके बाद देखो छोटा आर, छोटा आर मतलब आंतरिक त्रिज्या, छोटा आर कितना है 3 सेंटीमीटर। अब एक चीज समझो कि अगर हम बेलन के लंबाई की बात करेंगे वही बेलन के लिए ऊंचाई बनेगा। इसका मतलब बेलन का लंबाई कितना दिया गया, तो 10 सेंटीमीटर दिया गया। इसका मतलब यही 10 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई बन गया, या इसको h कह लो या इसको आप l कह लो, ये हमें 10 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए धातु का आयतन। यहां से आप डायरेक्ट समझो, धातु का आयतन इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई h इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। पाई के प्लेस पे 22/7। h कहने का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई दिया गया 10 गुने r प्लस आर कहने का मतलब बड़ी त्रिज्या 4, छोटी त्रिज्या 3, 4 + 3 गुने क्या होगा 4 - 3। सॉल्व कर लेते हैं, यह आ जाएगा 22/7 गुने 10, और 4 में 3 को जोड़ेंगे 7 बनेगा, 4 से 3 को घटाएंगे 1 आएगा। अब यहां से देखो 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 10 से गुना करेंगे तो 220, ये आपको आ जाएगा 220। यूनिट क्या है, हम लोग आयतन निकाल रहे हैं, हमें पता है कि आयतन का यूनिट हमेशा क्यूबिक यूनिट होता है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब 220 सेंटीमीटर क्यूब आपका सही उत्तर होगा, मतलब विकल्प 2 सही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। अब 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। 2 आ गया। अब आपको नहीं विश्वास होगा, आप कोई संख्या ले लो 2 लगातार। जैसे कि एक संख्या हम 2 ले लेते हैं और इससे अगली सम संख्या क्या होगी, तो 4 होगी। 2 और 4 का आप मौसा करो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर कोई और पेयर ले लो। मेरा मन है 14 और 16 लेने का। हमने क्या किया, 14 ले लिया और 16 ले लिया। 14 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 7। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब यहां पे गौर से देखो, हम लोग क्या करते हैं, अगर मौसा निकालते हैं कॉमन वाले में छोटे पावर को लेते हैं। अब देखो 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां से भी देखो मौसा कितना आ गया, 2 आ गया। अब कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है, तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2 होता है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। अब एक बात बताओ कि एक परिमेय संख्या होगी, मान लो परिमेय संख्या का मतलब हम लोग 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, मान लो हम 2 ले लेते हैं। और एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, मान लो √3 ले लेते हैं। अब बताओ 2 + √3 क्या बनेगा, अब बोलोगे सर ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, तो विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि हम 4 ले लेते हैं प्लस अपरिमेय संख्या एक लो √7 ले लेते हैं। अब 4 + √7 करोगे तो क्या बन जाएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। इसका मतलब आपका सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, हमने आपको बता रखा है कि जब भी किसी घटना की बात करेंगे, मतलब P ऑफ E की अगर हम बात करते हैं, ये हमेशा बराबर होगा 0 से, और छोटा बराबर होगा 1 के। मतलब क्या हुआ कि 0 से 1 के बीच हो सकता है। ओके, अब यहां पे देखो पहला दिया गया 44%। 44% का मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ, क्योंकि हमें यह पता है कि 100% का मतलब 1 होता है। इसका मतलब 44% आधा से कम हो गया। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं ये तो किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। दूसरा है 0.8, यह भी हो सकता है। तीसरा है 9/8। अब सॉरी, अब देखो 9/8 को जरा सॉल्व करो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 × 8 मतलब 1.1/8। और हमने आपको क्या बता रखा है कि किसी घटना की प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, और यहां पे 1.1/8 1 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब 9/8 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब एक और आंसर है 1/6। 1/6 को भी चेक करेंगे, 6 से भाग करेंगे 1 में 0 कुछ आएगा आंसर, मतलब D भी हो सकता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। तो यहां से समझो कि आप कह सकते हो, हमें यहां पे क्या दे रखा है,
या तो TN समझ लो या AN समझ लो। किसी बुक में आपको TN दिखाई देगा, किसी बुक में आपको AN दिखाई पड़ेगा। और ये कितना दिया गया, ये हमें दिया गया 8n और -2। अब TN हमें दे रखा है, तो यहां से आप देखो उस समांतर श्रेणी का हमें क्या चाहिए, 7वां पद चाहिए। अब 7वां पद चाहिए, इसका मतलब आपसे T7 पूछ लिया गया। अब T7 पूछा गया तो इसका मतलब 8 गुने, अब n की जगह पे आप 7 रख दो और माइनस कितना आ जाएगा 7। 8 को 7 से गुना करेंगे 56 और -7, 16 में से 7 गया 9 और ये कितना आ जाएगा 4। मतलब आपका सही उत्तर क्या होगा, 49 होगा। 49 कहां दिया गया, तो 49 तो हमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n माइनस, यहां पे देखो क्वेश्चन में स्लाइटली मिस्टेक है, हमें 8n - 2 दे रखा है और हम यहां पे क्या लिख लिए, 8n - 7 लिख लिए। तो अब 8n - 2 है तो यहां पे आप 2 ले लो, ये भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो 56 - 2 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 54। अब आप चेक करो कि 54 कहां दिया गया, ये हमें दिया गया विकल्प 1 में, मतलब 9 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 - ASB A20 50 है तो समांतर श्रेणी शार्प अंतर होगा। अब एक चीज देखो, A30 और -A20 और ये बराबर किसके है, 50 के है। समांतर श्रेणी का शार्प अंतर कहने का मतलब आपसे D पूछा गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, A + 29D माइनस ये आ जाएगा आपको A प्लस और इसको लिख सकते हो आप 19D और ये बराबर किसके आ जाएगा 50 के। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने A30 को A + 29D कैसे लिख लिया, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है AN का, A + n - 1 × D। इसका मतलब A + n - 1 कहने का मतलब 30 - 1 गुने D और 30 - 1 गुने D कहने का अर्थ 29D हो गया। ऐसे ही यहां पे भी आ गया A + 19D और ये 50 के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करो, यहां से आपको आ जाएगा A + 29D, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज होगा तो -19D और ये बराबर हो जाएगा 50 के। यहां से समझो कि +A और -A 0 हो जाएगा। 29D में से 19D को हम लोग माइनस करेंगे, कितना आएगा, तो 29D में से अगर 19D को माइनस किया जाए तो ये हमें आ जाएगा 10D और ये 10D बराबर किसके आ जाएगा 50 के। और D कहने का मतलब यहां से D अगर फाइंड करेंगे तो ये हमें आ जाएगा 50/10, 10 से कम 10, 10 बचे 50, मतलब D 5 के बराबर आ गया। D कह लो या इसी को हम लोग हिंदी में शार्प अंतर कहते हैं। शार्प अंतर हमें 5 के बराबर मिल गया, इसका मतलब 10 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि sin स्क्वायर 48 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 42 डिग्री का मान है, अर्थात आपको मान ज्ञात करना है। यहां से समझो, sin स्क्वायर 48 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 42 डिग्री। अब इसको बनाने का क्या तरीका है, इसमें से किसी एक को चेंज कर लो, या तो आप साइन को चेंज कर लो या तो आप cos को चेंज कर लो। कैसे, यहां पे समझो, sin स्क्वायर 48 डिग्री और माइनस cos स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि अगर 42 को 90 - 48 लिखा जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर 90 में से हम लोग 48 को माइनस करें तो भी तो हमें 42 मिल जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसको आप लिख सकते हो sin स्क्वायर 48 डिग्री और माइनस ये आ जाएगा cos 90 - थीटा। हमें ये पता है कि cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, तो sin स्क्वायर 48। अब हमें इतना पता है कि sin स्क्वायर 48 डिग्री में से अगर sin स्क्वायर 48 डिग्री को घटाया जाए तो रिजल्ट 0 के बराबर होगा, इसका मतलब इसका उत्तर 0 हो जाएगा। 0 कहां दिया गया, विकल्प 1 में, इसका मतलब 11 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यदि cos थीटा + sec थीटा बराबर 5/2 तो cos स्क्वायर थीटा + sec स्क्वायर थीटा का मान है, अर्थात आपको मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहां से देखो, हमें क्या दे रखा है, cos थीटा + sec थीटा और ये बराबर किसके है, 5/2 के। हमें चाहिए क्या, तो cos स्क्वायर थीटा + sec स्क्वायर थीटा चाहिए। अब एक बात बताओ कि अगर दोनों तरफ वर्ग कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक समीकरण में दोनों तरफ चाहे तो
सेम संख्या से गुना कर सकते हैं, सेम संख्या से भाग कर सकते हैं, वर्ग भी कर सकते हैं, रूट भी कर सकते हैं। हमें जरूरत है स्क्वायर की तो वर्ग कर लेते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो cos थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 5/2 के होल स्क्वायर का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करो। आपने फॉर्मूला लर्न कर रखा होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर, इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा मतलब b स्क्वायर प्लस 2ab कहने का मतलब 2 गुने cos थीटा और गुने सेक थीटा, और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो इस तरफ आपने अगर वर्क किया तो आरएचएस में भी वर्क कर लो। 5 का वर्क करने पे 25 और 2 का वर्क करने पे 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से समझो प्लस 2 गुने। अब एक बात बताओ, cos थीटा को cos थीटा ही रहने दो, और सेक के बारे में हमें पता है कि cos का रेसिप्रोकल ही सेक होता है, मतलब सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 25/4 के। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब एक चीज बताओ, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। ओके, अब cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, यहां से आपको मिल गया cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और ये बराबर हो जाएगा यहां से 25/4, और ये इस तरफ प्लस में 2 है, इस तरफ लेकर के आएंगे -2, या इसको हम लोग -2/1 भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, हमें इसी की जरूरत है। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 4 लघुत्तम आ जाएगा। यह आ जाएगा 25 - 4 दूना 8, 15 में से 8 गया 7, और ये कितना आ गया? 17, 17/4 आ गया। 17/4 ये आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और आंसर में क्या आया? cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इट मींस सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है तथा BC 4 सेंटीमीटर, EF 5 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब DEF का क्षेत्रफल है। तो आपसे DEF का क्षेत्रफल पूछा गया। सबसे पहले देखो, हमें यह दे रखा है कि त्रिभुज ABC और ये समरूप किसके है? त्रिभुज DEF के। आपको इतना पता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो AB बट्टा DE बराबर हो जाएगा BC बट्टा EF के, बराबर हो जाएगा AC बट्टा DF के। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब समझो यहां से हमें BC दे रखा है कितना? 4, तो यहां से हमें मिल गया AB बट्टा DE बराबर BC कितना है? 4, और EF कितना है? 5 दिया गया। 4 और 5 दे रखा है। यहां से आप समझो 4 और 5 दिया गया है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हम बात करते हैं पहले त्रिभुज ABC की। मान लेते हैं कि ये आपका त्रिभुज ABC है और दूसरा आपका त्रिभुज DEF है। ये रहा आपका DEF। अब यहां पे देखो AB कितना है? तो AB आपको नहीं पता है। यहां पे आपको वैसे दिया गया है कितना? AB का अगर हम इस दोनों में अनुपात लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4x का हो जाएगा। इसको आप 4x मान सकते हो। और BC के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। BC यहां पे आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसको आप लिख लो, ये हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें दिए हुए हैं कितना? 80। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसका मतलब 1/2 आधार के जगह पे 4 और ऊंचाई की जगह पे AB आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 80 के। यहां से 2 कम 2, 2 दूना 4, तो AB कितना आ गया? तो AB आपको आ जाएगा 80, 80/2, और 80/2 कहने का मतलब 40 आ गया। अब AB अगर 40 आ गया तो इसका मतलब अनुपात में 4 बराबर 40 हो गया, तो इसका मतलब ये 5 बराबर कितना? D 5 बराबर 50 हो गया। ये हमें कितना मिल गया? 50 सेंटीमीटर मिल गया। और इसके बाद हमें EF पता है। EF कितना है? 5 सेंटीमीटर का पता है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया?
क्वेश्चन में पूछा गया कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर हम त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें यह पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसका मतलब 1/2 आधार की जगह पे 5 आएगा और ऊंचाई की जगह पे 50 आएगा। 5 एकम 2 एकम 2, 25 दूना 50 और 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब इसका सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक वृत्त के एक खंड के दो कोण, एक खंड के दो कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। कहां दिया गया, समान या बराबर, यह हमें विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है, मतलब 14 का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन क्या है। अब यहां से समझो आप कि एक शंकु कहा गया, मान लेते हैं कि यह हमारा शंकु रहा, यह शंकु है। क्वेश्चन में कहा गया कि आधार का व्यास, हमें व्यास दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, और आपको इतना पता होगा कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। कहने का मतलब त्रिज्या कितना मिल गया, तो त्रिज्या की अगर हम बात करें इट मींस आर, यह हमें आ जाएगा 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या मिल गया। अब हमें ऊंचाई दे रखा है, यहां पे त्रिज्या हमको मिल गया 5 सेंटीमीटर का और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमें दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई, या इसको आप h लिख सकते हो, तो यह हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर का और हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि शंकु का आयतन ज्ञात करिए। आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता होगा कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। फॉर्मूला याद है, अब इस पे वैल्यू पुट कर लो। अगर मान पुट करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 1/3 पाई के जगह पे 22/7 और r स्क्वायर कहने का मतलब त्रिज्या कितना है, ये 5 है, तो इसका मतलब 5 का वर्ग करने पे 5 गुने 5 और ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई कितना है, 12 है, तो यह आ जाएगा आपको 12। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन में हमें ये जो हमें ऑप्शन दिया गया वो पाई में दिया गया, इसका मतलब 22/7 ना पुट करके इसको पाई को पाई ही रहने देते हैं, यहां से इसको आप पाई ही रहने दो। सॉल्व करो आप, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 25 को 4 से गुना करेंगे 100, 25 चौके 100, यहां से आ जाएगा आपको 100 पाई। यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब कहां है, तो विकल्प 3 में। इसका मतलब 15 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बिंदुओं -3, 4 और 7, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक है। हम मान लेते हैं इसको बिंदु ए मान लो, कितना है इसका कोऑर्डिनेट, -3, 4। ओके, और इसको आप बिंदु बी मान लो, इसको हम बी मान लिया और इसका निर्देशांक कितना है, 7, 8। अब कहा गया कि इसके मध्य बिंदु, सपोज करो कि इसके मध्य में कोई बिंदु पी है और इसका निर्देशांक निकालना है, मतलब x और y आपको ज्ञात करना है। ओके, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। हमें यह पता है कि मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, मतलब यहां पे x किसके बराबर आ जाएगा, तो -3 जोड़ 7/2। अब 7 - 3 4, 4/2 कहने का मतलब 2 आ गया। y निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 + y2/2, इसका फॉर्मूला होता है y1 की जगह पे 4 है, y2 की जगह पे 8 है, बट्टा 2 आ जाएगा, तो 8 4 12 और 12/2 कहने का मतलब कितना आ गया, 6 आ गया। हमें कितना मिल गया, 2 और 6। इसका मतलब कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट ये मध्य में है और इसका कोऑर्डिनेट 2 6 आ गया। कहां दिया गया, 2 और 6, यह हमें विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 16 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन में आपसे यह पूछ लिया गया कि सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। अब कैसी होनी चाहिए, तो हमें यह पता है कि सूत्र से अगर हम लोग बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होगी, तो समान होनी चाहिए वर्गों की लंबाई। कहां दिया गया, यह हमें विकल्प 1 में दिया गया। 17 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां आपसे पूछा गया 2 7
5 3 8 का माध्यक है, मतलब आपसे माध्यिका पूछा गया, कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, या तो इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो हम लोग पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं। कितना आ जाएगा? 2 3 5 7 और 8। अब यहां पे चेक कर लो कितना है, तो 2 2 4 1 5, 5 है तो डायरेक्ट बीच वाला ले लेंगे। यहां से देखो कि कितना बीच वाला कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। मतलब देखो 1 2 3, तीसरा क्या है? 5 है। इधर से भी गिनो 1 2 3, तीसरा क्या है? 5 है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, आपका सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसको चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूलास का यूज करके भी बना सकते थे, लेकिन देखो यहां पे इतनी छोटी क्वेश्चन के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। अब देखो एक चीज और रिपीट कर देते हैं। जैसे यहां पे समझो, अगर क्वेश्चन में ये आपसे पूछ लिया गया होता, जैसे यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, यहां पे सिर्फ आपको 5 पद दिखाई दे रहे हैं। अगर 6 पद होता तो आपके मन में आता कि सर 6 पद होता तब कैसे करते? 6 पद होता तो दोनों बीच वाले पद को जोड़ करके 2 से भाग कर देते, तो हमें यहां से माध्यिका आसानी से प्राप्त हो जाता। ओके, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एपी 11 15 19 का कौन सा पद 51वां है। अब हमें यह नहीं पता कौन सा पद 51वां है, हम लोग मान लेते कि nवां पद 51वां है। मतलब ये सपोज लो करो कि tn किसके बराबर हो गया? 51 के। अब tn का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से देखो इसको आप लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर हो जाएगा 51 के। अब a किसको कहते हैं? प्रथम पद a कहलाता है, और प्रथम पद a यहां पे कितना है? a हमें पता है 11 के बराबर है। कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग हिंदी में शार्व अंतर कहते हैं, शार्व अंतर हमें कितना दिया गया? तो 15 में से 11 को घटाओ, ये 4 आ गया, या आप 19 में से 15 को घटाओ तो भी 4 आ गया। मतलब हमें शार्व अंतर पता है और हमें प्रथम पद पता है। अब इसका मान यहां रख लो, a के जगह पे 11 आ जाएगा, प्लस n के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 4 आएगा, और ये बराबर होगा 51 के। इसको यहां से लिख सकते हो आप n माइनस 1 इंटू 4, और ये बराबर हो जाएगा 51 और माइनस 11 के। अब इसको सॉल्व करो, यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर, अब 51 में से 11 माइनस करो, 1 में से 1 0, 5 में से 1 गया 4, 40 और बट्टा 4 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दहे 40, यहां से कितना आ गया? 10 आ गया। तो n बराबर आपको आ गया 10 और जोड़ 1, 10 जोड़ 1 बराबर 11। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं दिए गए एपी का 11वां पद 51 के बराबर होगा। ओके, क्यावां पद? 11वां पद। अब 11वां पद कहां है? यह हमें दिया गया विकल्प 3 में, इसका मतलब 19 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यदि एक शंकु और एक वेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात क्या है? सबसे पहले आपको यह पता है कि अगर व्यास और ऊंचाई समान हो, अगर शंकु और बेलन का व्यास समान होगा, इसका मतलब उसका त्रिज्या भी समान होगा, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ऊंचाई समान है तो दोनों का h भी बराबर होगा। तो अब यहां से समझो हमें क्या पूछा गया था? आयतनों का अनुपात। आयतनों के अनुपात कहने का मतलब शंकु का आयतन बट्टा बेलन का आयतन। ओके, अब यहां समझो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों सेम क्यों लिखे? क्योंकि हमें यह पता है कि शंकु और बेलन दोनों का त्रिज्या बराबर है, दोनों के लिए छोटा r ले लिए, दोनों की ऊंचाई समान है, दोनों के लिए छोटा h ले लिए। अब इसको सॉल्व करो, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, यहां से आपको कितना आ गया? 1/3 मिल गया। अब 1/3 कह लो, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1:3 लिख सकते हैं। 1:3 कहां दिया गया? यह हमें दिया गया विकल्प 2 में, इसका मतलब 20 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, अगर असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। उसके निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होगी? समानांतर होगी।
क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, तभी तो असंगत होगी। इसका मतलब ये सही उत्तर क्या होगा, विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 के हल हैं, आपको हल करना है। पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण हमें दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको आप मान लो समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको आप मान लो समीकरण 2। सॉल्व करते हैं, इसको आप 4 से गुना करो और इसको 3 से गुना करो, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8x प्लस 4 तिया 12y बराबर 11 चौक 44। यहां से 3 दूना 6x माइनस 4 तिया 12y और ये बराबर होगा 24 तिया 72 मतलब माइनस 72 के। काट दो, कट जाएगा ये 8 और 6 14 मतलब 14x बराबर हो जाएगा 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 4 गया 2 मतलब माइनस 28 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा माइनस 28 और बट्टा 14, 14 कम 14, 14 दूना 28 माइनस 2। अब क्या करो, x का मान समीकरण 1 में रख लो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ओके, अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या दिया गया, तो 2x प्लस 3y बराबर 11 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। अब x का मान हमें माइनस 2 आया, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने माइनस 2 जोड़ 3y और ये बराबर हो जाएगा 11 के। या आप इसको लिख सकते हो प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 जोड़ 3y बराबर 11, या इसको आप लिख सकते हो 3y बराबर 11 प्लस 4 मतलब 3y बराबर हो गया 15 के, 3y बराबर हो गया किसके, 15 के। हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 15 बट्टा 3, 3 कम 3, 3 पचे 15 मतलब y 5 के बराबर आ जाएगा। तो हमें y 5 मिल गया, x माइनस 2 मिल गया। अब देखो x माइनस 2 और y 5 कहाँ है, तो x माइनस 2 और y 5 हमें विकल्प 4 में दिख रहा है, इसका मतलब 22 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। यहां से समझो, हमें x का मान 5 के बराबर दिया गया, इसका मतलब जहां x है वहां पे 5 मान रख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो, x के जगह पे आप 5 रख लो, 5 अब प्लस 2y, अब ये बराबर हो जाएगा 9 के। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 के, या इसको लिख सकते हो 2y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 मतलब 4 के। हमें चाहिए y का वैल्यू, तो y किसके बराबर आ जाएगा, तो 4 बट्टा 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 मतलब y 2 के बराबर आ गया। y 2 कहां दिया गया, विकल्प 2 में, मतलब 23 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा। सबसे पहले आपको यह पता है कि अगर रैखिक समीकरण, मान लो 2 समीकरण है और उसके आलेख अगर एक बिंदु पे काटे, इसका मतलब क्या होगा, एक और केवल एक हल होगा। और एक और केवल एक हल कहने का मतलब क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अविरोधी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया कि यदि समीकरण निकायों, यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा, अविरोधी होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अगर किसी बिंदु पे ना काटे, अगर ऐसा क्वेश्चन होता किसी बिंदु पे ना काटे तो क्या होता, विरोधी होता, क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं जाके कट ही नहीं करता, मतलब समानांतर रेखाएं बन जाती। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, जब 2 चर वाले समीकरण का आलेख समपाती हो तब उसके हल होंगे। आपको यह पता है, जब 2 चर वाले समीकरण का आलेख अगर समपाती हो, समपाती कहने का मतलब क्या हुआ, जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आ जाए तो यह क्या कहलाता है, समपाती कहलाता है। अब एक बात बताओ, जब समपाती हो गया इसका मतलब क्या हुआ, अनेक हल होंगे। और अनेक हल कहां दिया गया, ये आपको दिया गया विकल्प डी में। इसी को अनेक कह लो या अनगिनत कह लो, तो 25 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ओके,
अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर 1 एक अद्वितीय हल हो तो। अब सबसे पहले ये समझो, एक अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के, तभी एक और केवल एक हल होगा, या जिसको हम लोग एक अद्वितीय हल कहेंगे। यहां से आप समझो कि a के प्लेस पे कितना है, 1 है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 2y और माइनस 3 बराबर 0। यहां से 3x प्लस ky और माइनस 1 बराबर 0। यहां तक बातें समझ में आ रही है। अब a1 देखो, a1 1 के बराबर है, b1 माइनस 2 के बराबर है, c1 माइनस 3 के बराबर है। इसके बाद a2 3 के बराबर है, b2 k के बराबर है और c2 माइनस 1 के बराबर है। ओके, अब क्या कहा गया, एक अद्वितीय हल है। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के। अब इसका मान रख लो, a1 के जगह पे 1 दिया गया और a2 के जगह पे 3 दिया गया, ये बराबर नहीं होगा किसके, तो b1 के जगह पे माइनस 2 दिया गया और b2 के जगह पे k दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k को 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा और k बराबर नहीं होगा किसके, तो 2 गुने माइनस 3 मतलब माइनस 6 के, मतलब k बराबर नहीं होगा माइनस 6 के। कहां दिया गया, k बराबर नहीं होगा माइनस 6 के, हमें विकल्प 2 में दिया गया, मतलब 27 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p किसके बराबर होगा। अब देखो कि अगर मूल बराबर होते हैं तो मूल बराबर होंगे, इसका मतलब क्या होगा, तो d 0 के बराबर होगा। अगर d 0 के बराबर होता है, मूल बराबर होने का मतलब क्या हुआ, d 0 के बराबर होगा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। अब a b किसको कहेंगे, यहां से देखो आपको a जो है वो 1 के बराबर है, b जो है वो माइनस p के बराबर है, c जो है वो 4 के बराबर है। यहां से समझ में आ गया। अब b स्क्वायर कहने का मतलब माइनस p स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब 4 गुने a की जगह पे 1 है और c की जगह पे 4 है और ये बराबर हो गया 0 के। इसको अगर सॉल्व करेंगे, माइनस p का स्क्वायर ये आ जाएगा p स्क्वायर, माइनस 4 को 4 से गुना करेंगे 16 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। इसका मतलब यहां से क्या निकल गया, तो p स्क्वायर बराबर 16, या p का मान निकालेंगे, p बराबर आ जाएगा √16, और √16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं। और प्लस माइनस 4 कहां दिया गया, विकल्प 2 में। इसका मतलब 27 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण कहने का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होगा। अब यहां से देखो कि चेक करना होगा आपको, एक चीज देखो कि यहां से x क्यूब दिख रहा है, यहां पे पावर 3 आ गया, तो ये तो पहले द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहां तो मामला क्लियर है। अब यहां पे देखो रूट के अंदर x आ गया, इसका मतलब x का पावर 1/2 हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसको अगर हम चेक करेंगे तो हमें यह दे दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 गुने 3 गुने x जोड़ b स्क्वायर तो x स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 4। अब आगे चलते हैं, इसको आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 का वर्ग करने पे 9 माइनस 3 गुना 6x प्लस x स्क्वायर और प्लस 4। आगे बढ़ते हैं, यहां से आ जाएगा आपको 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 4 13। यहां तक ओके है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर, इस तरफ आएगा माइनस x स्क्वायर, इस तरफ आएगा प्लस 6x और इस तरफ लेकर के आएंगे तब प्लस 2 माइनस 13 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस 6x
और माइनस 13 माइनस 2 11 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 0। प्रॉपर देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट मिल गया। यहां से ये क्या होगा, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि कौन सा द्विघात समीकरण है, तो इसका मतलब 28 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर एक बार विकल्प डी को भी चेक कर लीजिए। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। अब इसको देखो, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है और ये बराबर 4। अब देखो कि जैसे ही इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे x का पावर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और जैसे ही x का पावर -2 आ जाएगा मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपका सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। अब आपको यह पता है कि मूल अगर वास्तविक एवं समान है तो वास्तविक एवं समान के लिए क्या करना होता है, d 0 के बराबर हो जाएगा। वास्तविक और समान करने के लिए d 0 के बराबर हो जाएगा। यहां से आपको पता है कि d 0 के बराबर है। अब यहां पे देखो, अब d कहने का मतलब d का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब यहां से निकल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये बराबर हो जाएगा 0 के। ओके, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4ac। हमें क्वेश्चन में ये क्या, अब देखो इससे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हम डायरेक्ट यहां से कह सकते हैं ये कितना आ जाएगा, -b/2a हो जाएगा। यहां से आप ले लो -b/2a, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहां से। ये हमें बिल्कुल पता है कि अगर मूल वास्तविक और समान होगा तो मतलब d जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब समान आ गया और वास्तविक आ गया, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द्विघात समीकरण के लिए मूल वास्तविक, तो मूल होगा। मूल क्या होगा, तो मूल आ जाएगा -b/2a। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर -b/2a क्यों होगा। अब इसके लिए समझो, हमें यह पता है कि अगर d हमें किसके बराबर है, तो मूल वास्तविक और समान होगा, मतलब d 0 के बराबर है। यहां तो क्लियर है। फॉर्मूला अप्लाई करो, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर -b प्लस √d/2a होता है। कितना आ जाएगा, -b और जोड़ √d कहने का मतलब √0, अब बट्टा 2a, a के जगह पे a ही है तो 2a आ जाएगा। इसका मतलब यहां से आपको मिल गया -b/2a। ओके, अब बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा का फॉर्मूला होता है -b माइनस √d/2a। इसका मतलब यह आ जाएगा आपको -b माइनस √0 और बट्टा 2a कहने का मतलब ये 2a ही रहेगा, क्योंकि a की जगह पे तो a ही दिया गया। इसको आप भी यहां से लिख सकते हो -b/2a। अब देखो यहां पे भी -b/2a, यहां पे भी -b/2a, मतलब आपका -b/2a सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा गया द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो। अब मूल बराबर हो तो साधारण समझना है कि d 0 के बराबर होगा तभी मूल बराबर होगा। अब d अगर 0 के बराबर होता है तो हमें d का फॉर्मूला पता है, विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 4ac के। अब जरा सा अपने ऑप्शन को चेक कर लो, क्या कहीं दिया गया है बी स्क्वायर बराबर 4ac, बिल्कुल दिया गया है बी स्क्वायर बराबर 4ac। अब बोलोगे सर विकल्प 4 में दिया गया, तो मतलब 30 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात है। तो घात क्या होता है, सबसे ज्यादा पावर घात बनता है। इसका मतलब यहां पे सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2 है, तो इस द्विघात समीकरण का घात क्या होगा, 2। वैसे भी द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, 2, मतलब विकल्प 3 सही उत्तर होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया x बराबर दिया गया √7 प्लस 4√3, तो x प्लस x बट्टा x प्लस 1/x का मान आपको निकालना है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है x बराबर √7 प्लस 4√3। ओके, अब इसको समझो, आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 4 प्लस 3 बराबर 7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस ये कितना आ जाएगा, 4√3, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझो, आप इसको आप लिख सकते हो 4
4 को अगर हम 2 का स्क्वायर लिख दें तो यहां तक कोई समस्या नहीं है, और अगर 3 को √3 का स्क्वायर लिखवा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको इतना पता है कि अगर √3 को हम लोग √3 से गुना करते हैं ये 3 के बराबर आता है। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और ये बराबर किसके आ जाएगा, तो 3 के। तो इसीलिए हमने 3 के बदले क्या लिख लिया, √3 का स्क्वायर। ओके, अब जोड़। अब एक बात बताओ, 2a और b, अगर हम आपसे बोले कि हम 4√3 के जगह पे 2 गुने 2 गुने √3 लिख रहे हैं तो आपको यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 दूना 4 और √3 करेंगे 4√3 आएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया। अब ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि रूट को हटाने के लिए हमें वर्ग की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर जब तक स्क्वायर नहीं आएगा तब तक रूट हटेगा कैसे, तो उसी का हम यहां पे जुगाड़ लगाए। अब एक चीज देखो कि a² + b² + 2ab, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 + √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बोलोगे कि सर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, मतलब रूट से हमें मुक्ति मिल गई, अर्थात हमारा आंसर कितना आ गया, तो 2 + √3 आ गया। 2 + √3 आ गया, और ये किसके बराबर हो गया, तो x के बराबर हो गया। यहां से हमें x के बराबर आ गया। हमें वैल्यू किसका चाहिए, तो x + 1/x का, तो x + 1/x, इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 2 + √3 जोड़ 1/2 + √3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से 2 + √3 लघुत्तम आ जाएगा। इसको अगर आप लिखना चाहोगे क्या लिख सकते हो, हमें एक बार चेक कर लेना है, हमें वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, तो x + 1/x का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको आप लिख सकते हो 2 + √3, एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा आपको 2 + √3 का होल स्क्वायर और जोड़ 1। ओके, अब इसको सॉल्व करो। a + b का होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 √3 जोड़ 1/2 + √3। ओके, a² b² और 2ab, इसका मतलब कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 √3 जोड़ 1, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस, क्योंकि 2 का वर्ग करने पे 4, √3 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 जोड़ 4 √3 और जोड़ 1 बट्टा कितना आ जाएगा 2 + √3। ओके, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे 4 3 7 और 1 8, ये आ जाएगा 8 + 4 √3 और बट्टा 2 + √3। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। 2 कॉमन ले लो तो, या 4 कॉमन ले लो। 4 अगर कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 4 दूना 8 अब प्लस √3 और बट्टा ये कितना आ गया 2 + √3। अब गौर से देखो कि 2 + √3 और 2 + √3 को आप काट सकते हो, तो यहां से आपको सही उत्तर कितना मिल गया, 4 आ गया। 4 आपका सही उत्तर होगा। अब चेक करो कि 4 कहां दिया गया है। 4 हमें दिया गया विकल्प 1 में, इसका मतलब 32 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 3 √3x² प्लस 10x और प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक होगा। विवेचक कहने का मतलब डिस्क्रिमिनांट, ओके, या डी भी कह सकते हो। अब देखो डी निकालने के लिए पहले हमें एबीसी ज्ञात करना होता है। तो ए क्या होता है, हमें यह पता है कि x² का गुणांक ए होता है। ए आपको आ गया 3 √3। बी क्या होता है, तो x का गुणांक b होता है, मतलब b 10 के बराबर आ गया। सी कितना आ गया, सी √3 के बराबर हो गया। हमें चाहिए क्या, डी चाहिए, और हमें यह पता है डी कह ले या इसी को हम लोग विवेचक भी कहते हैं। और हमें डी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, बोलोगे सर b² - 4ac। अब b² - 4ac कहने का मतलब b के जगह पे कितना है 10 है, 10 का वर्ग कर लो। -4ac कहने का मतलब 4 गुने a की जगह पे कितना है 3 √3, c की जगह पे कितना है √3। सॉल्व कर लो। 10 का वर्ग करने पे 10 × 100 माइनस 4 × 3 = 12 और √3 को √3 से गुना करेंगे 3, इसका मतलब यहां से आ जाएगा 100 और माइनस 12 × 3 = 36 और 100 में से 36 को घटाएंगे तो ये 64 आएगा। 64 आपका सही उत्तर होना चाहिए।
कहां दिया गया, ये हमें विकल्प 3 में दिया गया, मतलब 33 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 और ये आगे की ओर बढ़ता जा रहा है का 11वां पद निकालें, मतलब 11वां पद चाहिए। अब एक चीज समझो, हम लोग प्रथम पद को a कहते हैं और a कितना दिया गया, -3 के बराबर। हम लोग सार्व अंतर को d कहते हैं और d कितना दिया गया, तो d हमें दिया गया किसी अगले पद से पिछले पद को माइनस कर लो। इसका मतलब अगर हम लोग 2 में से घटा लेते हैं -1/2 को, कितना आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 2 अजोर 1/2। इसका मतलब 2 दूना 4 और 1 5/2। यहां से हमें d की जगह पे कितना आ गया, 5/2। और आप चाहो तो इससे इसको भी घटा करके देख सकते हो तो भी आपको 5/2 ही आएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में सार्व अंतर हमेशा समान होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। हमें a पता चल गया और d पता चल गया और हमें क्या चाहिए, 11वां पद चाहिए। इसका मतलब t11 चाहिए, t11 चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। a + n-1 इसका मतलब 11 - 1 और गुने d होगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं a + 11 - 1 तो 10d। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप देखो कि a का मान कितना है, -3 है, -3 आ जाएगा, जोर 10 गुने d का मान कितना है, d का मान 5/2 है, 2 एकम 2 2 पंचे 10 5 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो -3 और जोर 5 को 5 से गुना करेंगे 25 और 25 में से 3 घटा लो, ये आ जाएगा 22। इसका मतलब t11 22 के बराबर होगा और 22 कहां दिया गया, तो विकल्प 1 में, मतलब 34 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है। अब 10वां पद निकालने के लिए हमें पहले प्रथम पद और सार्व अंतर की आवश्यकता पड़ेगी। यहां से प्रथम पद क्या है, आप कह सकते हो प्रथम पद कहो या a कहो, a 2 के बराबर है। सार्व अंतर जिसको हम लोग d कहते हैं, d कितना है, तो अगले पद से पिछले पद को माइनस करते हैं। 7 में से 2 घटाएं 5 आएगा, या 12 में से 7 घटाएं तो भी 5 आएगा, मतलब हमें a और d ज्ञात हो चुका है। हमें चाहिए क्या, 10वां पद। इसका मतलब हमें पूछा गया t10 कितना होगा। हमें एक बात पता होगा, tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। इसका मतलब यहां से लिख सकते हैं a + n-1 कहने का मतलब 10 - 1 और गुने d। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a + 10 में से 1 घटाएंगे 9, यह आ जाएगा 9d। अब a के जगह पे कितना आ जाएगा, 2 अजोर 9d कहने का मतलब 9 गुने d के जगह पे 5 आ जाएगा। इसका मतलब 2 + 9 = 45, 45 और 2 कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। इसका मतलब आपका सही उत्तर 47 होगा। इट मींस विकल्प 3 सही उत्तर हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कहा गया कि एक एपी के 15 पदों का योग क्या होगा, जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। अब यहां पे आपको पता होगा Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू, एक फॉर्मूला यह भी आपको पता होगा कि n/2 इंटू a + l होता है। अब बोलोगे सर a का मतलब प्रथम पद और l कहने का मतलब अंतिम पद, यहां से कितना आ जाएगा। यहां से हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्रथम 15 पदों का योग। इसका मतलब S15 पूछ लिया गया। S15 बराबर आ जाएगा n के जगह पे कितना, 15/2 और a के जगह पे प्रथम पद कितना दिया गया, तो प्रथम पद ये हमें दे दिया गया है 5 के बराबर, यहां से 5 आ जाएगा। इसके बाद अंतिम पद, और अंतिम पद कितना दिया गया, ये हमें दिया गया 75 के बराबर, यहां से 75 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से इसको लिख सकते हो 15/2 और गुने 75 और 5 80, 2 एकम 2 40 दूना 80 और 40 से 15 को गुना करेंगे, 15 चौके 60, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। सही उत्तर क्या होना चाहिए, 600। कहां दिया गया, ये आपको दिया गया विकल्प 3 में। इसका मतलब 36 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके।